नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईबीएस में। और आप देख रहे हैं यहाँ ईबीएस स्पेशल 2026 टारगेट यूपी टेट। ठीक, आइए देखते हैं। ये हमारी 100 क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास है। देखिए, पहला टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण और परिस्थितिकी। ठीक, कौन सा? पर्यावरण और परिस्थितिकी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो परि प्लस आवरण। क्या? परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। ठीक, तो परि प्लस आवरण शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मतलब चारों ओर से घेरा हुआ, जिसका अर्थ है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। शब्द का प्रयोग सर्वपहले किसने किया था? तो ये हमारा अस्टन हेकले ने किया था। हेकले जो हमारे सबसे पहले शब्द को यूज करने वाले हैं, और ट्रांसले हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है मतलब इकोसिस्टम जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पहला हमारा शब्द जो है हेकले और दूसरा जो है वो है ट्रांसले। ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब शब्दों को रिलेट कर लीजिए, रिलेट करके कंफर्म हो जाएगा कि याद हो जाएगा कि कौन सा किसका है। हेकले हमारा परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र हमारा ट्रांसले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। परिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और एबायोटिक, ये हमारे परिस्थितिकी तंत्र के दो कैसे हैं? मुख्य घटक हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, हमारा सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? किसमें? सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश हमारा सजीवों में मतलब उत्पादक। सजीवों में उत्पादकों में हमारा जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश। छठा देखिए, हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक होते हैं हरे पौधे। ठीक, और शाकाहारी जंतुओं को खाद्य श्रृंखला में क्यों कहा जाता है? शाकाहारी जंतुओं को खाद्य श्रृंखला में क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है हमारा किसको? शाकाहारी जंतुओं को। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो दोबारा ना देखने की जरूरत पड़े, इसी से अपना क्विक रिवाइज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली गैस हमारी ऑब्जर्व करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह तो कैसा होता है हमारा? एक दिशीय, डायरेक्शनल। ठीक है, और हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? तो ये हमारा 10% नियम जो है हमारा वो किसने दिया? लिंडेमैन ने दिया। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला में अंतः संबंधित जाल को क्या कहा जाता है? अंतः संबंधित जाल को तो खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक, सर्वाहारी ओमनीवोरस का एक उदाहरण दीजिए जो सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी हमारा मनुष्य और कौवा दोनों है। ठीक, मतलब ये हमारा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। कौन? कौवा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्वाहारी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो जो प्रकृति का हमारा जो सफाई कर्मी है वो किसको बोलते हैं? गिद्ध को बोलते हैं, चील को बोलते हैं और अपघटकों को बोलते हैं। जो डीकम्पोजर होते हैं हमारा उसको क्या बोलते हैं? हम सफाई कर्मी बोलते हैं। मशरूम और कवक पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? तो ये हमारा क्या है? अपघटक है, डीकम्पोजर, मशरूम और कवक। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशरूम और कवक भी हमारा क्या है? अपघटक है जो डीकम्पोजर का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे की हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र
पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। अवधारणा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो पिरामिड की अवधारणा है, पिरामिड, तो किसने दी थी? एल्टन ने। किसने? एल्टन ने हमारी उसमें दी थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होगा? जीव भार पिरामिड, तो यह कैसा होगा? हमारा उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा हमारा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, उल्टे सीधे भी बताऊंगा कैसे होगा। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या का पिरामिड कैसा होता है? एक पेड़ की संख्या का पिरामिड, तो संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो संख्या का पिरामिड हमारा होता है उल्टा। कैसा? ये हमारा उल्टा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को तो जैव भू रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल। ठीक, क्या कहते हैं? बायोकेमिकल साइकिल इसको बोलते हैं हम। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा वायुमंडल। तो देखिए, वायुमंडल और जलवायु, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर। ध्यान रखेंगे इस बात को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, जो कि कितनी है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? या दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो वो कौन सी है? लगभग हमारी 21% ऑक्सीजन। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो ना दोबारा देख करके क्या इसको आप क्विक रिवीजन 10 से 5 मिनट में कर सकते हो। आपका क्या होगा? क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जो कि पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आगे देखिए। तो आगे हमारा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो मौसम संबंधित घटनाएं जो हमारी सौरमंडल ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो पैरावैग्निक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो हमारी ये डॉप्सन में हम इसको मापते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे की अगर हम बात करें तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ना बढ़े उसके लिए हमारी कौन सी गैस है? तो उसके लिए हमारी HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ध्यान रखेंगे। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? बैरोमीटर। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक, हरित गृह प्रभाव शब्द का किसने दिया? मतलब हरित गृह प्रभाव शब्द किसने दिया? तो ये हमारा फुरियर ने दिया, जोसेफ फुरियर ने ये शब्द हमारा दिया था। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें तो ये कर रहा है हमारा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की बात कर रहा है। तो किसके कारण होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब SO2, और किसके कारण? और NO, यहाँ कुछ भी हो सकता है, X। ठीक, इसके NO। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसके कारण हमारी कौन सी? अम्लीय वर्षा होती है, जो ताजमहल को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, पेड़ पौधों को हानिकारक पहुंचाती है। ताजमहल का रंग पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है। भोपाल गैस परियोजना आदि कब हुआ थी? 1984 में। किन गैसों का रिसाव हुआ था? तो ये हमारा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हमारा क्या हुआ था? इसका हुआ था, हमारा रिसाव हुआ था। पर्यावरण का शत्रु या आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो ये हमारा यूकेलिप्टिस, जो कि सफेद यूकेलिप्टिस होता है, जो अत्यधिक लंबा हो जाता है और पानी को सोख लेता है, मतलब आसपास का जो पानी है उसको भी सुखा देता है। तो इसलिए हमारा पर्यावरण का क्या है? शत्रु या आतंकवादी कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। एक बात और कहूँ, आप ओनली EVS, हम पढ़ रहे हैं ओनली EVS पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल यहाँ पर स्पेशल EVS ही पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए
वातावरण और जीवधारी के बीच संबंध को क्या कहते हैं? तो परिस्थितिकी। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसन ने किया था। भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हैं वो कौन से हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। एक अगर जो हम बात करें यहाँ तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक, और एक है इंडो बर्मा और एक हमारा कौन सा? अंडमान निकोबार में पड़ेगा, ठीक। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? जो उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक, आज के टाइम में। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं हम। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। रेड डेटा बुक में किसका वितरण होता है? तो संकटाग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों का इसमें क्या होता है? हमारा संकलन होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन जो है, जो कि एक अंधी मछली होती है और ध्वनि के द्वारा सुनती है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे हम बात करें तो भारत का टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश को कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में है। इसके संरक्षण के लिए क्या क्या जाना जाता है? किसके संरक्षण के लिए ये जाना जाता है? तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, असम में कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा, और गुजरात में कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा गिर है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन के प्रेरणकर्ता कौन थे? हमारा तो सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें इफ्को आंदोलन की, तो किस राज्य का है इफ्को आंदोलन? कर्नाटक राज्य में हमारा स्टार्ट हुआ था इफ्को आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो मेधा पाटकर से जुड़ा हुआ था, ठीक। बैडमैन ऑफ इंडिया, कौन? बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। चलिए देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन सा? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हमारा वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें केवला घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, राजस्थान के। यह किसके लिए? साइरस के लिए ये प्रसिद्ध है। ये जो हमारा साइरस होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केमु लांजाऊ, विश्व का तैरता हुआ एकमात्र पहला तो हमारा कौन सा है? तो हमारा केमु लांजाऊ है, तैरता हुआ अभ्यारण्य हमारा। और ये कहाँ पर है? तो मणिपुर है, लोकटक झील में स्थित है। शांति घाटी की बात करें हम साइलेंट वैली की, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा केरल में स्थित है, जो कि कौन सा घाट पर पड़ता है? हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम बात करें आगे की तो देखिए, अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो हमारी उत्तराखंड में स्थित है। प्रदूषण के कारण होने वाली इटाई बीमारी किसकी अधिकता से होती है? तो ये हमारी केडीएम के कारण होती है। किसके? केडीएम के कारण। अगर जल में पारे की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? हमारा मिनी माता रोग होता है। और फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड की अधिकता से शरीर में कौन से भाग में प्रभावित होता है? तो दांत और हड्डियों को ये प्रभावित इफेक्टिव हमारा कर देता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी है? तो डेसिबल। और लगभग 45 कितना हमारा 80 से 90 हमारा ये नॉर्मल होती है। और इससे ऊपर जो होगी वो हमारे लिए हानिकारक है। हम दिन की बात कर रहे हैं, रात की नहीं। घरेलू कचरे को किस रंग के स्ट्रेबिन में डाला जाता है? घरेलू कचरे को तो हरे रंग का कचरा, कौन सा? हरे गीले कचरे को, और नीला सूखे कचरे को स्टेबिन में डाला जाता है, ठीक है। जो नीला ड्रम होगा हमारा उसमें सूखा कचरा, और जो हरा होगा हमारा उसमें गीला कचरा। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से मिशन चलाए गए? तो नमामि गंगे चलाया गया। बीओडी से क्या मापा जाता है? तो जल में प्रदूषण की मात्रा को हमारे इसमें मापा जाता है, ठीक। किसमें? जल में प्रदूषण।
इसकी बीओडी की फुल फॉर्म बात करें हम तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हमारा। तो लाइकेन, अब देखिए लाइकेन किसके प्रति सबसे संवेदनशील संकेत करता है, तो ये हमारा वायु प्रदूषण के लिए। ठीक, जहाँ पर ये होगा, वहाँ जहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होगी वहाँ पर हमारा क्या होगा, जहाँ पर वायु प्रदूषण की मात्रा हमारी अधिक होगी वहाँ पर ये वहाँ पर ये कम दिखाई देगा या अधिक दिखाई देगा, ऐसे संकेत मिलते हैं। वाहनों से निकलने वाली वायु मुख्य प्रदूषक कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम दम घोटू गैस भी बोलते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक और बेंजीन। ठीक है। किडनी बकर को नुकसान पहुंचाने वाली भारी धातु कौन सी है, प्रदूषक कौन सा है, तो लेड, सीसा। ये क्या करता है, हमारा बहुत ही प्रदूषक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगर हम बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मीथेन। ये हमारी जो मीथेन है, हमारा CH4 जो है, ये धान के खेतों और पशु पक्षी के अपशिष्ट पदार्थ से निकलती है या मिलती है। किन्हीं दो प्राथमिक प्रदूषकों के नाम बताओ, तो CO2 और SO2 ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं। एक द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण दीजिए, तो ओजोन या O3 या पैन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय वन कौन सा, भारतीय वन अनुसंधान FRI कहाँ स्थित है, तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन IIFM कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय वन अनुसंधान संस्था। ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो हमारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। और जबकि उससे पहले हमारा 1973 में कौन सा, टाइगर रिजर्व आ गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ। वन्य जीव संरक्षण मतलब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण की जो देखरेख है उसके लिए संरक्षण किया गया 1986 में। और उससे पहले वन संरक्षण भी आ गया था, और उसके बाद हमारा 73 में टाइगर रिजर्व भी आ गया था। ठीक, संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम वनों की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33% वन हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर होने चाहिए। चट्टानों के टूटने फूटने और घिसने पिटने से मिट्टी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अक्षयप्रिय वैतरण कहा जाता है। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी, लोम सोयल कही जाती है। ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, तो हमारी काली मिट्टी जो होती है वो उसके मतलब काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी इसको बोलते हैं। ये कपास की खेती के लिए सबसे उचित मात्रा में बढ़िया और अच्छी होती है। चलिए आगे देखिए। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण से हमारा सबसे अच्छा उपाय है। किसको, वृक्षारोपण से मृदा अपरदन के लिए। स्कीमो जनजाति किस के बर्फ में घरों को क्यों कहा जाता है, मतलब स्कीमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है हमारा इग्लू। ठीक, कहाँ पर, इग्लू कहा जाता है इसको। अगर हम बात करें हमारा असम में बाढ़ से बचने के लिए बांस के खंभों पर ऊंचे घर क्यों बनाए जाते हैं, तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण, क्योंकि वर्षा उधर अत्यधिक होती है इसलिए वहां पर 7 से 8 फीटे हमारे बांस, 10 से 12 फीटे बांस पर क्या है, घर बनाए जाते हैं। दूषित जल को पीने की मुख्य रूप से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया। ये रोग हैं हमारे जो दूषित जल से होते हैं, उभरते हैं। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा मच्छरों से फैलने वाली किन्हीं 3 मुख्य बीमारियों के नाम बताओ, तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये हमारे मच्छर से फैलते हैं। अस्पताल के कचरे मानव अंग को नष्ट करने के लिए किस
रंग की थैली का उपयोग किया जाता है? तो पीली थैली को। अस्पताल के कचरे जो मानव के अंगों के अपशिष्ट होते हैं उसको किस रंग की थैली में उपयोग किया जाता है? तो पीले रंग की थैली होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अस्पताल के नुकीले कचरे जैसे सुई, ब्लेड को किस रंग के डिब्बों में डाला जाता है? सफेद या नीले रंग की सुई सुरक्षित डिब्बों में डाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से हैं हमारा? जो रिन्यूएबल हैं, जो बनाए जा सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये हमारे क्या हैं? सब रिन्यूएबल हैं, मतलब नवीनीकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करें ऊर्जा के किसके अगर हम बात करें ऊर्जा के अनवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल स्रोत, मतलब जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जाता, तो कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इन चीज़ों को दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति कौन सी? सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक कौन से हैं? हमारा वर्गीज कुरियर, डॉक्टर वर्गीज कुरियर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीकी क्या कहलाते हैं? बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोक्सिन। ठीक। वर्मी कंपोस्ट बनाने में किस जीव का प्रयोग होता है? तो हमारा केंचुए का प्रयोग होता है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ और सांप को कहा जाता है। जैव ईंधन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जैव ईंधन रतन जोत, मतलब जैव ईंधन मतलब पेट्रोल के लिए जेट्रोफा या रतन जोत नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए। आगे हम बात करें सीएनजी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। सोलर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को पर्यावरण में क्यों कहते हैं? तो हम इसको क्या कहते हैं? मतलब इसको कहते हैं हम 3R। रिड्यूस करो किसी चीज़ को, फिर रीयूज करो, फिर रिसाइकिल कर दो। पहले रिड्यूस कर दो उसको, ठीक, फिर उसको रीयूज करो, फिर उसको रिसाइकिल कर दो, फिर बना दो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है? तो हमारा ये है सिक्किम को। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। EBS 100 ऑनलाइन क्वेश्चनों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे फिर कल हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, सेम वे में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।